तो ये जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन, ये हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, 3 पार्ट में। एक्चुअल में इसमें जैसे सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेसिक डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे उसकी क्या है। तो बेसिक डेफिनेशन में जैसे हम लोग मोशन इन 1D में पढ़ते हैं ना शुरुआत में कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पहले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसको हम एक्चुअल में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन उसको हम लोग बोल देते हैं। फिर उसके बाद इसमें डायनेमिक्स वाला जो पार्ट है तो उसमें हम लोग 2 चीजें देखते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में कर दिया। पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, एंड देन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे, और उसके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे। ज्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो जैसे जो थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उसी थ्योरी पार्ट से ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम लोग जनरल फॉर्म वाले क्वेश्चंस को केस के फॉर्म में देख लेंगे और साथ में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो इसे हम जब आपको यहाँ पर भी बताएंगे तो हम मोशन इन 1D में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी उससे कंपेयर करके थोड़ा सा आपको समझाएंगे, तो आपको बहुत इजीली वो चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जब हम लोग जैसे ऐसे नॉर्मल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो एक कोई भी चॉइस चूज कर लेते हैं यहाँ पर रेफरेंस मतलब ओरिजिन, और उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर था फिर कहाँ पर था। तो ये क्या होता है, पोजीशन ही तो होता है, ठीक है, कि यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है, तो उसके लिए रेफरेंस क्या है आपका ओरिजिन। वैसे ही अगर यहाँ पर सर्कल में कोई चीज घूम रही तो वो बार बार उसी पर घूमेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस चूज कर लेते हैं, जैसे मान लिया इस लाइन को हमने रेफरेंस लाइन मान लिया। तो अब यहां से हम चीजों को बताएंगे, जैसे यहां पर से हम देखेंगे कि ये पार्टिकल अगर t1 टाइम पर यहां पर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर पोजीशन हो जाएगी θ1। फिर मान लिया कुछ समय के बाद पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो ये क्या बन जाएगा, θ2। ठीक है, यहां से ये यहां पर देखो ऐसे थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल क्या है, दिस इज θ1। फिर यहां से हम यहां तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो ये θ1 और θ2 को हम लोग कहेंगे एंगुलर पोजीशंस। जैसे यहां पर हम बोलते हैं ना कि इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, इस पार्टिकल की पोजीशन यहां पर है, या ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो पहले ये इस लोकेशन पर था फिर ये इस लोकेशन पर है यहां से, तो ये पोजीशंस हो गई। तो वैसे यहां पर रेफरेंस से जो θ1 या θ2 है, θ1 या θ2, उसे हम क्या कह देंगे, पोजीशंस कह देंगे। इसके बाद मतलब एंगुलर पोजीशंस हो गई। फिर जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह से मान लिया पार्टिकल यहां पर गया तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी वही कि यहां से यहां तक का अगर एंगल देखें तो θ2 है, यहां से यहां का एंगल देखें θ1 है। तो अगर t1 टाइम पर पार्टिकल यहां था और t2 टाइम पर वो यहां पर पहुंच गया तो ये जो यहां पर हो रहा है, मतलब ये एंगल जो यहां पर है, इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा थीटा, और इसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एस जो है वो लीनियर है, मतलब इसके ऊपर जो ये आर्क है कितना वो कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस यहां पर है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा एस, और ये आर्क यहां पर होगी। तो हम लोग को एक रिलेशन पता है, जैसे ये तो लिख दिया गया θ1 θ2 आर एंगुलर पोजीशंस ऑफ पार्टिकल, डेल्टा थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है, ये तो सबको पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, हिंदी में पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो आप यहां पर डेल्टा थीटा जो है उसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एस अपान आर, ये हो गया एंगल। जैसे अगर आप इतना देखो तो ये एंगल इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहेंगे, आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो एक रिलेशन हमें मिल गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर। डेल्टा थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट रेडियन होती, ये हमें पहले से पता है कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन एंगल की यूनिट होती है और वो होती है रेडियन। हम लोगों ने 2 एंगल पढ़े थे, प्लेन एंड सॉलिड, तो ये प्लेन एंगल है तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। सॉलिड एंगल की
स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें समझ में आ गया ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर पोजीशंस क्या है, और ये रिलेशन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। देखो एक पॉइंट ऐसे ही हम आपको समझा दे रहे हैं, उस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कोई मतलब नहीं है उसका, बहुत ज्यादा चीजें अगर उस डिटेल में जाएंगे तो फिर कहीं कंफ्यूजन ही स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग लेकिन थोड़ा सा एक बार बता देते हैं आपको कि ये जो थीटा है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो अगर हम स्मॉल, बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए देखें तो इसका जो बिहेवियर होता है वो वेक्टर जैसा होता है। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वेक्टर की तरीके से, मतलब वो वेक्टर की तरीके से ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर हम बड़े डिस्प्लेसमेंट में चले जाएंगे तो इसी का बिहेवियर ही बदल जाता है और वो बिहेवियर हो जाता है स्केलर जैसा। हालांकि ऐसा तो कोई क्वांटिटी में होता नहीं, कोई वेक्टर है तो हमेशा वेक्टर ही रहता है, कोई स्केलर है तो हमेशा स्केलर ही रहता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, वेक्टर की तरीके से, और बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका बिहेवियर होगा स्केलर की तरह से। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं या जो काम करते हैं उसमें सब कहीं वही बड़े डिस्प्लेसमेंट ही आते हैं। बड़े डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे उसने कह दिया 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, या 1/4 लगा रहा है, या 1/2 चक्कर यहाँ पर लगा रहा है, रिवोल्यूशन हो रहा है, तो वो बड़े डिस्प्लेसमेंट है। तो वहां पर इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, स्केलर जैसा। जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो नॉर्मली जैसे अगर हम कहीं पर घूमकर वहीं पर आ जाते हैं, तो जैसे हम डिस्प्लेसमेंट जब बोलते हैं, जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया यहीं पर वापस आ गए, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट कहें तो आप क्या लिखोगे, 0। और अगर हम डिस्टेंस कहें तो 2πr। अगर हम 2 चक्कर लगाते, मान लिया 2 रिवोल्यूशन हम करते, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता 0, लेकिन जो डिस्टेंस होती वो 4πr हो जाती, मतलब इसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब आप बात करो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, उसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर हम यहां से चलें और वापस घूमकर यहीं आ जाएं, तो क्या आप 0 लेते हैं, एंगुलर आप लेते हैं 2π, मतलब पूरा एंगल लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन जो है, तो इसको आप लेते हैं 2π, और जब 2 चक्कर लगाते हैं तो 4π आप लेते हैं, ठीक है। तो आप किसकी तरीके से चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की तरह से, डिस्टेंस, जैसे इसमें 1 रिवोल्यूशन पे 2πr, 2 रिवोल्यूशन पे 4πr, वैसे एंगल भी तो देख रहे हैं, 1 रिवोल्यूशन पर 2π, 2 रिवोल्यूशन पर 4π, यानी कि हम जैसे ये स्केलर क्वांटिटी उसकी तरीके से चल रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जब बड़े डिस्प्लेसमेंट जैसे एंगुलर आते हैं तो वहां पर उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, स्केलर जैसा। वही हमें जरूरत भी पड़ती है, उसी की जरूरत हम लोग यहाँ पर पड़ेगी, तो हम उसी तरीके से इसको ट्रीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। अगेन अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर मोशन इन 1D में, वैसे ही यहां पर है, इसलिए यहां पर अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हम लोगों ने जब वहां पर वेलोसिटी पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब आपको बताया गया था तो आपसे कहा गया था कि जो v एवरेज है उसको हम लोग लिखते हैं, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी कि यहां पर हम नेट डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं और फिर यहां पर क्या लिखते हैं, टाइम इंटरवल लिखते हैं। आप देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ओमेगा एवरेज, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, और ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल। तो वैसे ही है ना, जैसे यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट सेकेंड। जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था v इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt। यहां पर अगर एंगुलर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा और s की जगह पर आ जाएगा थीटा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। क्लियर है ना, कुछ इसमें अलग है ही नहीं। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी रख देंगे तो जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज यानी कि ds बाई dt, तो वैसे यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन का हम लोग कह देंगे यहां पर डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। वहां पर डेफिनेशन लिखाई गई थी ना, ठीक है, इसकी इंस्टेंटेनियस की, कि पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वही वेलोसिटी, वैसे यहां पर एंगुलर पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डी थीटा डिवाइडेड बाई dt, एकदम सिमिलर चलेगा। अगर हम ओमेगा की बात करें तो इसको हम लोग कैसा वेक्टर कहते हैं, ये हमने आपको पहले भी समझाया था, एक्सियल वेक्टर, या उसको हम स्यूडो वेक्टर बोलते हैं। स्यूडो मतलब एक्चुअल में वहां पर उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो
तो अगर पार्टिकल इस तरीके से ऐसे जा रहा है ऐसे यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी ये एक्सिस है, तो जब हम ऐसे ही घूमेंगे तो एक्सिस बाहर की तरफ, यानी कि ओमेगा, मतलब ये एक्सिस परपेंडिकुलर होगी तो ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग रहेगी ना। लेकिन क्या एक्सिस की तरफ एक्चुअल में पार्टिकल जा रहा है? नहीं, पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये एक्सियल वेक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो वेक्टर। डायमेंशन देखें तो आप यहीं से देख लो, रेडियन की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, वो तो एंगल है। टाइम की डायमेंशन होगी, तो 1/t या t इनवर्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, t इनवर्स वही डायमेंशन है जो फ्रीक्वेंसी की होती है। फ्रीक्वेंसी की भी तो यही डायमेंशन होती है ना, 1/t। जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं f इक्वल टू तो 1/t, तो t टू द पावर -1। इसीलिए हम लोग ओमेगा को एक और नाम देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की जगह हम बोल देते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है। तो जैसे नॉर्मली जब हम एसएचएम या वेव पढ़ते हैं तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी बोलने की बजाय हम लोग बोलते हैं इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर एक ये रिजल्ट है जो सबको याद ही रहता है और पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज भी होता है। मतलब पूरा एसएचएम में, वेव में, मैग्नेटिज्म में जब हम लोग पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर ये कहीं ना कहीं आता रहता है, और जो कि हम लोगों को याद भी रहता है कि ओमेगा क्या होता है, 2π/t या 2πf, जहां पर t जो है वो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है और f जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब एक रिवोल्यूशन करने में टाइम कितना लगा। मतलब जैसे अगर कोई पार्टिकल ऐसे एक चक्कर लगाता है, यहां से स्टार्ट किया और फिर एक रिवोल्यूशन लगाकर वो यहां पर आ गया, तो उसको कितना समय लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब क्या है, एक सेकंड में वो कितने रिवोल्यूशंस करता है, मतलब ये क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि ऐसे कह देंगे कि टी टाइम में वो कितने रिवोल्यूशन करता है, एक, तो एक सेकंड में कितने करेगा, 1/t। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह हम लोग आगे पढ़ते भी हैं, यहाँ पर नहीं लिखा था इसीलिए, लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसे हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और फिर हम आ रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर। वैसे वहां भी था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, फिर एक्सेलरेशन था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जैसे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से, यहाँ पर हम लोग इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर एवरेज, अगेन जब वहां पर हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो भी हम लोगों ने दो तरह का पढ़ा था, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, यहां भी पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर कई तरह के एक्सेलरेशन आपके सामने आएंगे, जैसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन देखेंगे, आगे रेडियल एक्सेलरेशन देखेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखते हैं, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये तमाम तरह के एक्सेलरेशन आएंगे, तो इसमें होता है कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे उसने आपसे पूछा तो सिर्फ क्या है, बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, लेकिन आप सोचो सभी एक्सेलरेशन के बारे में कि एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा गया तो सिर्फ एंगुलर के बारे में नहीं, उसी समय आप ये थिंक करो कि एंगुलर के साथ और क्या क्या हमने पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस पढ़ा था, रेडियल पढ़ा था, टेंजेंशियल पढ़ा था, नेट पढ़ा था। जब 4-5 बार ये काम कर लेंगे फिर आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, फिर जो पूछा जाएगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन ये शुरुआत में जब रिवाइज करो या कोई क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार दिमाग में ले आओ कितने तरह के एक्सेलरेशन हमने पढ़े थे, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल वैसे ही यहां पर लिखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो जब हम लोग लीनियर पढ़ रहे थे, मतलब मोशन इन 1D पढ़ रहे थे, तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैसे लिखा था, डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसको हम लिखते हैं v फाइनल या v2 कह दें, ठीक है। हम लोग यहां पर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है, यही तो करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और जो टाइम इंटरवल है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये एवरेज हो जाता है। आप देखो बिल्कुल वैसे तो लिखा गया, अल्फा एवरेज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1 या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर हम इंस्टैंटेनियस एक्सलेशन पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सलेशन, तो जैसे वहां का याद करो लीनियर का, वहां पर जब हम इंस्टैंटेनियस पढ़ते हैं तो a इज इक्वल टू क्या होता है, dv डिवाइडेड बाई dt। यहां पर भी देखो वैसे तो लिखा गया अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सलेशन होगा। यूनिट यहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहां पर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि रेडियन एंगल है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो डायमेंशन वाइज क्या होगा, क्या डायमेंशन होगी, टी टू द पावर -2। जैसे वहां होता है एल टी टू द पावर -2, लेकिन यहां पर ऊपर की तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो सिर्फ क्या बचेगा, टी टू द पावर -2। अगेन ये एंगुलर है, तो कैसा वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा या स्यूडो वेक्टर होगा। तो अल्फा एक्सियल वेक्टर है और डायमेंशन क्या है, टी टू द पावर -2। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसलिए ऐसे आपको बताया कंपेयर करके कि बाई चांस अगर कभी आपके दिमाग से उतर जाता है या आप कंफ्यूज होते हैं या भूल जाते हैं, हालांकि तो बेसिक डेफिनेशन से भूलेंगे नहीं, आपको बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहती है ना, तो रट जाती, याद हो जाती है। लेकिन बाई चांस फिर भी जब आप भूलते हैं तो आप कंपेयर कर लो मोशन इन वन डायमेंशन से, वैसे कंपेयर कर लेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी वी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी वी, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे, तो उसको ऐसे दिखाया गया सामने से, ठीक है, तो ये घूम ऐसे रहा है, तो किसी इंस्टेंट पर मान लिया ये यहाँ पर है और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो v के बराबर है। जैसे इसी चीज को अगर आप ऊपर से देखो, टॉप व्यू, मान लिया इसी का आप टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो आपको ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे यहां पर हो गया, ये यहां पर पार्टिकल हो गया और इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको दिखेगी अगर आप टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको दिखेगा। लेकिन जब आप साइड से देखेंगे तो ऐसे ही आपको टेंजेंशियल दिखा दिया गया। अगर हम यहां पर देखें तो ये पार्टिकल मान लिया घूमकर यहां आया, तो इसने जो ये कर्व पाथ है इस पर कितना ट्रेवल किया, ds के बराबर, मतलब उसी पर वो चलेगा ds के बराबर। और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, d थीटा, मान लिया थोड़ा सा उसने डिस्प्लेसमेंट यहां पर कवर किया ds के बराबर, मतलब इस पर जो डिस्टेंस से कवर कर रहा है, आर्क जो है वो कितना है, ds के बराबर, और ये जो एंगल कवर कर रहा है वो d थीटा है और रेडियस क्या है, r, और ये क्या है यहाँ पर ओमेगा। तो आप ओमेगा के लिए वही बताया गया था ना, फिंगर्स को ऐसे उसी डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो थंब आपको ओमेगा की डायरेक्शन दे देगा। तो हमें ये डी थीटा, ds और r में रिलेशन पता है, एंगल, आर्क और रेडियस, तो इसमें हमें रिलेशन क्या पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। इट इंप्लाइज दैट ds इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। अगर हम दोनों साइड में dt से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स हम यहां लिख दें ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू r डी थीटा डिवाइडेड बाई dt, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ds बाई dt को हम क्या लिखेंगे, v r, और डी थीटा अपॉन dt को ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये रिलेशन हमारे पास आ गई। यहां पर ये जो ds बाई dt है ये क्या है, रेट, यहां पर मतलब इसको हम लीनियर स्पीड बोलेंगे और लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग ही तो रहेगा ना, जैसे यहां दिखाया गया। तो ये एक रिलेशन आ गया। इसका वेक्टर फॉर्म आपको हम पहले बता चुके हैं, क्या होता है वेक्टर फॉर्म, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, आपको बताया गया था अल्टरनेट रहता है, लीनियर एंगुलर लीनियर, तो आप इसे नोट करो। हालांकि वेक्टर फॉर्म आपको पहले लिखवाया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर से एक बार लिख लेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r।
नोट कर लिया आपने। अब यहां पर देखो एक और भी पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड था वो ए बी साइन थीटा था। तो वहां पर थीटा की वैल्यू कोई फिक्स तो रहती नहीं थी, भाई कुछ भी हो सकता, थीटा 30 भी हो सकता, 45 60 या कोई भी एंगल हो सकता था थीटा। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो इसकी जो सिचुएशन है, जो भी यहां रहता है उसके हिसाब से यहां पर ओमेगा और आर के बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा, और वो क्या रहेगा 90 डिग्री। मतलब ये तीनों क्वांटिटीज हैं, तो यहां पर जो सर्कुलर मोशन में ये तीनों क्वांटिटीज ली जा रही हैं, उनकी ऐसी कंडीशन है या इस तरह से वो क्वांटिटीज हैं कि वो तीनों में से कोई भी दो देखोगे वो आपको आपस में आपको परपेंडिकुलर ही मिलेंगे। तो वही पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे, जो ये टॉप व्यू आपको दिखाया था, इसमें आप देखो कि अगर आप यहां पर सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं तो वेलोसिटी तो टेंजेंशियल हो गई, लेकिन पोजीशन हमेशा सर्कुलर मोशन में, जो कि आपको हमने वेक्टर में भी बताया था कि पोजीशन हमेशा लेते हैं सेंटर से, तो सेंटर से ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये यहां पर पोजीशन वेक्टर लिया जाता है एंड दिस इज आर। सेंटर इसका रेफरेंस हो जाता है और पार्टिकल इस पर घूम रहा है, तो पार्टिकल कहीं भी जाए हम पोजीशन हमेशा सेंटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आर हो गया और वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गई। और जो यहां पर ओमेगा है, तो ओमेगा अगर ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, अगर फिंगर्स को ऐसे टर्न करें तो थंब कैसे जा रहा है आउटवर्ड, यानी कि जो ओमेगा है वो यहां पर इस एक्सिस के अलोंग होगा, जैसे यहां दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया ना। तो ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ डॉट आपको दिखेगा, तो ये ओमेगा हो गया यहां पर। ओमेगा यहां पर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ये हमेशा रेडियस के अलोंग रहेगा और ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग। तो हमें पता है रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, और ये यहां पर बाहर की तरफ है, तो ये तो इस तरीके से अगर रहेगा तो चाहे आर के देखो और चाहे वेलोसिटी के साथ देखो, एंगल तो 90 बनाएगा। इसको इजी वे में समझने के लिए मान लिया यही सिचुएशन जो इस समय है, इस सिचुएशन में अगर हम इसको एक्स वाई एक्सिस जेड एक्सिस में दिखाएं तो हम यही तो कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये इस समय वाई एक्सिस में जा रहा है, और ये, और हमें पता है एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं। तो इसका मतलब ये हमेशा ये रहेगा, ये पार्टिकल कहीं भी जाए, पार्टिकल यहां घूम कर आ जाए, यहां चला जाए, यहां चला जाए, कहीं भी देखेंगे रेडियस और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, और ओमेगा तो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा ही, ठीक है। तो हम लोग इस बात को यहां पर लिख लेंगे नोट में, और साइड में पहले डायग्राम बना लो, उसी के नीचे जहां तक लिखा है ना उसी के नीचे नोट डालेंगे। V ओमेगा एंड R आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो, और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप V और ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट देखो, चाहे ओमेगा और R का देखो, चाहे R और V का देखो, डॉट प्रोडक्ट तीनों में से किसी का भी यहां पर देखें किसी के साथ में, तो यहां पर क्या आएगा 0। नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर टेंजेंशियल एक्सलेशन पर। ये जो अभी हम लोग देख रहे थे ये था एंगुलर एक्सलेशन, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था यहां पर जो V ओमेगा और R है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो वो हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन।
तो टेंजेंशियल एक्सलेशन, नॉर्मली जब हम एक्सलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या आता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बट यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि यहां पर चूंकि हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम क्या है कि सर्किल में घूमना है तो तुम्हें डायरेक्शन तो बदलनी पड़ेगी। कोई सीधे सीधे सर्किल में थोड़े घूम पाएगा, सीधे सीधे सर्किल का कोई मतलब है, सीधे तो स्ट्रेट लाइन होगा। सर्किल में घूमना है तो आपको डायरेक्शन चेंज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपको यहां पर चेंज करनी करनी। तो अब डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हैं तो आपके पास दो चॉइस है, या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाओ और या आप स्पीड घटाते जाओ और या स्पीड आप कांस्टेंट रखो। मतलब कुल मिला के या तो आप स्पीड चेंज करो और या स्पीड मत चेंज करो, स्पीड कांस्टेंट रखो। तो इसीलिए जो सर्कुलर मोशन है उसे आप डायरेक्शन के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाहे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करो, चाहे स्पीड बढ़ाओ चाहे घटाओ चाहे कांस्टेंट रखो, लेकिन डायरेक्शन तो तुमको बदलनी ही बदलनी। अगर सर्किल में घूमोगे तो क्या बिना डायरेक्शन चेंज के घूम पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब डायरेक्शन तो बदलनी है, तो चाहे वहां पर स्पीड कांस्टेंट रखो चाहे ना रखो, तो इसका मतलब डायरेक्शन के बेसिस पर तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे। इसलिए स्पीड के बेसिस पर डिवाइड करना पड़ता है कि वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो आप डायरेक्शन की तो बात खत्म ही हो गई कि उसको तो बदलना ही है। अब अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, मतलब जैसे मान लिया 5 मीटर पर सेकंड है, तो बस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमते जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब वहां पर स्पीड कांस्टेंट है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कई बार। और अगर हम स्पीड बदलने लगे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो अब इस चीजों को भी आपको ध्यान देना है कि जब हम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। हमने क्या कहा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डीवी बाई डी टी, जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो सुनोगे तो सही जवाब दे पाओगे, सुनोगे नहीं तो जवाब कहां से आएगा। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड बदलती जा रही है तो अगर आप उसको वहां पर रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है उसको यहां पर बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सलेशन। यानी कि टेंजेंशियल एक्सलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें क्या आएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड, ना कि वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं आ रहा है, क्या लिखा गया, लीनियर स्पीड लिखे। लीनियर स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज है उसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन, मतलब एटी। तो टेंजेंशियल एक्सलेशन अगर कहीं पर है तो वो तभी होगा जबकि उसकी स्पीड वहां पर चेंज हो रही हो, और स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही है तो वहां पर कोई टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं होगा। इसका मतलब जो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी हम केस पढ़ेंगे, क्या उसमें किसी में टेंजेंशियल एक्सलेशन आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, पहले से याद, जब तक हम यूनिफॉर्म शुरू करेंगे और जब तक उसको हम चलाते रहेंगे, जब तक वो खत्म नहीं होगा, उस बीच में कहीं पर भी आपको टेंजेंशियल एक्सलेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो स्पीड कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है, जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है एटी, वो हो जाएगा स्पीड का रेट ऑफ चेंज, दैट इज डीवी डिवाइडेड बाई dt। और dv बाई dt को हम लोग और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, देखते हैं। v को लिखेंगे हम लोग r ओमेगा। ओमेगा चूंकि यहां पर चेंज होगा लेकिन रेडियस तो चेंज होगी नहीं, जो भी सर्कल है वो फिक्स हो गया। तो r को निकालें अगर बाहर तो ये आ जाएगा d ओमेगा डिवाइडेड बाई dt। और d ओमेगा बाई dt को क्या लिखते हैं, अल्फा। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के ये दो तरीके यहां पर आ रहे हैं कि अगर हमें v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया तो हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं dv बाई dt से, और अगर आपको r और अल्फा दिया गया है तो आप यहां पर r और अल्फा का यूज करके भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ रखा है। अब बताओ क्या होता है इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो क्या लिखोगे आप, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, हम लोग को याद है कि हम लोग पहले लिखते हैं लीनियर, फिर एंगुलर, फिर लीनियर, अल्टरनेट रहता है। तो यहाँ पर अल्फा पहले आएगा और देन क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर आएगा आर। तो अल्फा क्रॉस आर इन वेक्टर, नोट करेंगे।